हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम तीन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, जो कल नीट का पेपर आया फिजिक्स का, क्या वो एक आम बच्चा, ठीक है ना, एक आम बच्चा क्या उस पेपर को अटेम्प्ट कर सकता था? सबसे पहला थॉट मेरा इस पे रहेगा। दूसरी चीज़, जो इतना पैनिक है हर बच्चे के अंदर कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो सिलेक्शन कितने मार्क्स पर होगा ये भी मैं आपको लॉजिकली आज बताऊंगा। और तीसरी चीज, इन सब चीजों से आगे बढ़ने का क्या रास्ता है, ठीक है ना, हम आगे की तरफ किस तरीके से बढ़ें, क्या मोटिवेशन लेकर के बढ़ें, क्या हमारी जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको किस तरीके से आगे की तरफ मूव करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पहले पॉइंट पर, जो कल का पेपर था, ठीक है ना। तो नीट का जो कल का फिजिक्स का स्पेशली पेपर था, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था। मैं सीधी बात बोलूं, मेरे को इस पेपर को सॉल्व करने में 1.5 घंटे का टाइम लगा, ठीक है ना। मेरा अभी रिसेंटली आंख का ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम पहले सॉल्व करना पड़ा, फिर रिकॉर्ड करना पड़ा, तो इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम मैं दे नहीं सकता था, नहीं तो कल आपका ये वीडियो आ जाता। तो बेसिकली ये जो पेपर था जिसको सॉल्व करने में हमें 1.5 घंटे का टाइम लगा, ठीक है ना, तो एक आम बच्चा जो बायो भी कर रहा है, जो केमिस्ट्री भी कर रहा है, उसके बाद जब फिजिक्स के पेपर पे आ रहा है, मेरे हिसाब से तो उसको कम से कम 2 घंटे का टाइम फिजिक्स के पेपर में सॉल्व करने में लगना चाहिए। तो दिस वॉज नॉट आइडियल पेपर फॉर नीट स्टूडेंट। भाई मैं ये कह रहा हूँ, चलो एम्स लेवल भी तुम्हें पहुंचाना था, तुम एम्स लेवल का भी पेपर दे देते। ये तो एक्चुअली मैं सीधी बात बोलूँ, फैकल्टी रिक्रूटमेंट टेस्ट का पेपर था, कि चेक करने के लिए भैया फैकल्टी हमारे पास कौन सी आ रही है, अच्छी आ रही है नहीं आ रही है, इनको दे लेते हैं, इनमें से जो बढ़िया करके आएंगे उनको हम फैकल्टी बना लेंगे। तो ये फैकल्टी रिक्रूटमेंट टेस्ट मैं इसको बोलूंगा, जो आपका कल का नीट का पेपर हुआ है। अब दूसरी बात करते हैं, तो फाइनली इसका सोल्यूशन क्या था? देखो, बोलना बहुत आसान है, ठीक है ना, हमारे लिए भी बोलना बहुत आसान है, क्योंकि मेरे को सिर्फ फिजिक्स पढ़ानी है, बट अल्टीमेटली फेस एग्जाम में स्टूडेंट को करना होता है, एक आम स्टूडेंट को करना होता है, 18-19 साल के बच्चे को करना होता है, जिसने जिंदगी में इतनी लड़ाई नहीं लड़ी होती है, या एक दो बार लड़ चुकी होती है, तो उसका यही ड्रीम होता है कि यार मैं इस साल तो क्लियर करके निकल ही जाऊं। फिर उस पे ऐसी चीज एकदम से आ जाए तो बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, वो किसी भी स्टूडेंट के साथ इस फेज के अंदर ऐसा होना बिल्कुल मतलब मैं ये बोलूंगा तय है, ठीक है ना। तो अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है? तो फाइनली पेपर जो था वो पूरा माइंड गेम से भरा हुआ था। एक एक चीज आपने देखी कल, जो मैंने आपको सोल्यूशन में बताई कि कैसे वैल्यूज बिल्कुल नजदीक आ रही हैं। हालांकि मैंने अप्रोक्सीमेशन लगा के भी आपको सोल्यूशंस दिए, मैंने आपको ट्रिक्स लगा करके भी सोल्यूशंस दिए, मैंने आपको वहां पर कैलकुलेशन की टेक्निक्स बता करके भी सोल्यूशन दिए। कई जगह पर मैंने प्रॉब्लम को डायरेक्ट भी करना आपको सिखाया, बट ये मैंने सिखाया, ठीक है। हम टीचर है, ठीक है ना, आप स्टूडेंट हो, हम लोग तो कर लेंगे कि यार हमने ये ट्रिक पढ़ाई हुई है, तुम पढ़ लोगे और तुम एग्जाम में कर लोगे, बट इतनी सारी चीजें करनी है उस मोमेंट पे, कहाँ से इतने ट्रिक्स याद आएंगी, कहाँ से जाकर के आपको ये सारी चीजें जो शॉर्टकट्स हैं वो याद आएंगे? तो ये बहुत मुश्किल सा काम है। अब जैसे मैं आपको, वैसे जनरली मैं सोशल प्रूफिंग में बिलीव नहीं करता कि ये देखो ये मैंने दिया है और ये मैंने तुम्हें क्लास में पढ़ाया था, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है, ठीक है ना मेरे को प्रूव करने की जरूरत है। बट ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन पे मैं कल भी काम कर रहा था। बोलने को तो आसान है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो और यहाँ पर तुम ऐसा कर लो और सॉल्व कर लो। आपको याद होगा, ये आपके क्लासरूम का ही है, सक्षम लाइव का, ठीक है ना, आप देख लो पूरा एज इट इज मैंने आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ाया था। बोलना आसान है ना, ठीक है ना, कि यहाँ जाकर के ये पाथ लूज कर देगा, आपको शॉर्टकट भी बताया हुआ था, cos थीटा n - 2/3, इसी शॉर्टकट से मैंने कल सॉल्व किया था। बट मैंने ये भी बताया था कि यार जनरली ये टाइप की चीज जो होती है ना, सुन तो लो, बट ये जनरली आईआईटी के अंदर आती है, मेडिकल एग्जाम के अंदर ये आज तक देखी नहीं गई। ये बोला भी था मैंने आपको कल उस टाइम पर। तो बात ये है कि भाई तुम जो पेपर दे रहे हो ना, या तो बोल करके दो कि हम जेई लेवल का पेपर देंगे, हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ा ही रहे हैं, स्टूडेंट को बोल देंगे और प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ। बट ये चीटिंग हुई है, ठीक है ना, कि तुम बोल रहे हो नीट एग्जाम और दे रहे हो पेपर ऐसा जो फैकल्टी को भी करना भारी पड़ रहा है। तो पॉइंट ये कि ऐसे पेपर से बचने का फाइनली, अब देखो रोना हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता, हमें सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन यही है, बैक टू स्क्वायर वन। आपको इस तरीके के पेपर की अगर आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये पूरा पेपर आपका प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड था। आपका काम डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ने से नहीं चलेगा, जैसा मैं हमेशा बोलता आया हूँ, खाली फॉर्मूले पढ़ करके तुम चले जाओगे तो नीट में सिलेक्शन ऐसे नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेशन की टिप्स और ट्रिक्स देखनी पड़ेंगी, आपको एक एक चीज़ मास्टर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आगे के लिए तो हम प्लानिंग कर लेंगे, वो तो मैंने इस साल बहुत ही सॉलिड चीज सक्षम लाइव के लिए सोच रखी है। वन ऑफ द बेस्ट आपका सक्षम लाइव रहेगा, कुछ नया करूंगा, ठीक है ना, जो पहले ऑफलाइन क्लासेस में मैं करता था, बट वो आगे की बात है। तो अभी के सोल्यूशन पर हम आते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये जो पेपर था वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था, फैकल्टी रिक्रूटमेंट टेस्ट था।
अब ये पूरा माइंड गेम से भरा हुआ था, मतलब आपको इसमें से वही क्वेश्चन सिलेक्ट करने थे। 10-12 तो कुल मिला करके ऐसे थे जो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले थे, जैसे डायपोल वाला था आपका प्रॉब्लम, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाला डायरेक्ट फॉर्मूला। 10-12 प्रॉब्लम तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाले थे। फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम करने थे जिसके अंदर एप्लीकेशन था कंसेप्ट का। व्हीट स्टोन ब्रिज भी आपने देखा डायरेक्ट नहीं था, व्हीट स्टोन ब्रिज में भी दिमाग लगाना पड़ा। इसी तरीके से t = x² + x वाला शॉर्टकट पता है, याद है तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो फाइनली मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि 14 प्रॉब्लम मेरे को ऐसे मिले, 14 प्रॉब्लम मेरे को इसमें से ऐसे मिले जो जिनको मैं बोलूंगा वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम थे, इंक्लूडिंग दिस वन ऑल्सो। मैंने इसको भी डाल दिया, हालांकि हमारे बच्चे ये कर सकते हैं, ठीक है ना, जिन्होंने ये पढ़ा है उनको कंसेप्ट पता है, पर प्रेशर भी तो इतना है ना, करे तो करे कहां से, बायो करनी है, केमिस्ट्री करनी है, फिर ये सारी चीजें फिजिक्स में ध्यान भी तो नहीं रहती। तो इस तरीके की चीज हो गई। तो रेजिस्टेंस में जंक्शन फ्यूज करने वाला सवाल हो गया। इस तरीके से मैंने आइडेंटिफाई किए तकरीबन 14 टफ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इन 14 टफ प्रॉब्लम को अगर आप काउंट करोगे, मैं आपको एग्जैक्ट ओवरव्यू दे देता हूं, फिजिक्स में इतना मार्क्स है तो आप सेफ हो और इतना आपका तकरीबन कट ऑफ रहना चाहिए। तो 14 × 4 करेंगे तो ये हमारे बन जाते हैं 56 मार्क्स। तो आप ऐसे ही काट दो सर, 56 मार्क्स काट देंगे तो बचे तो 100 के आसपास। जी हाँ, तो 100 के आसपास आपका मार्क्स आइडियल मार्क्स है फिजिक्स के अंदर। यही मैंने कल भी बोला था, इवन 90 भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि बाकी बच्चों ने किस तरीके से कर रखा है। तो मेरे हिसाब से फिजिक्स में 100 मार्क्स, ठीक है ना, आइडियल स्कोर है। अब ओवरऑल चेक करा जाए, केमिस्ट्री और बायो को मिला करके चेक करा जाए। भाई फिजिक्स में आपके 100 रह गए, केमिस्ट्री में खींचतान करके मान लो आप 160 ले आते हो, बायो में आप 300 ले आते हो, तो 300 + 160 हो गया 460, 460 और 100 मिला करके हो गया 560। बोलने में आसान है, पर आपको भी अच्छी तरह बताया, बायो भी अच्छी खासी थी, केमिस्ट्री भी अच्छी खासी थी। तो मैं ये मान करके चल रहा हूं तकरीबन 530 से लेकर के 540 के बीच में आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए। सो दिस शुड बी द आइडियल कट ऑफ का स्कोर। तो जिन बच्चों के, ठीक है ना, जिन बच्चों के 530 के आसपास तक मार्क्स हैं, आप आराम से बैठो, आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। एटलीस्ट रिजल्ट का वेट करो, पैनिक में मत आओ, ठीक है ना। 530 के ऊपर, अब मेरे पास फीडबैक आए, कल बच्चों के आए, कुछ बच्चों के 600, कुछ ऐसा नहीं बहुत ज्यादा, कुछ बच्चों के 600 के ऊपर भी मार्क्स हैं, ठीक है ना। हाँ, उनके भी फिजिक्स में 120 के आसपास तक ही है, ठीक है ना। तो अभी तक है, बाकी तो अब बाकी रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के मार्क्स नहीं है, बच्चों के मार्क्स भी है, बट बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स 530 से लेके 600 के बीच में हैं। तो मेरे को लग रहा है 530 विल बी द आइडियल कट ऑफ स्कोर, ठीक है ना। 530 से 540 के मार्क्स के बीच में रहना चाहिए। और ये बिल्कुल वही ट्रेंड है जो आज से 10 साल पहले, यानी नीट 2016 और 15 के वक्त हुआ करता था कि 520 530 मार्क्स आने पर स्टूडेंट का इजीली सिलेक्शन हो जाता था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उनको मिल जाता था। और मेरे ख्याल से सीटें भी बढ़ी हैं, तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा और डाउन भी रहना चाहिए। तो आप पैनिक में मत आओ। 530 मार्क्स 520 मार्क्स अगर आपके हैं तो सिट बैक, ठीक है ना, रिलैक्स करो, अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। यार आपने पूरे साल भर मेहनत करी है, ठीक है ना, पूरे साल भर आपने मेहनत करी है, और मेरे को पता है आपने जी जान लगा करके मेहनत करी है, ठीक है ना। मैं ये बोलूँ नहीं तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, हर बच्चे ने बहुत मेहनत करी है। तो अब ये टाइम है, ठीक है, हमने पेपर दिया, हमने अपना बेस्ट दिया, ठीक है ना, हम अपना बेस्ट दे सकते थे, एग्जामिनर ने तो ऐसी जैसी करी दी, हमने अपना बेस्ट दिया। हम जितना अपने आप को उस टाइम के हिसाब से मैनेज कर सकते थे, जितनी हम चीजें उस टाइम में कर सकते थे, हमने पूरे एफर्ट डाले उसको करने के लिए, हर बच्चे ने पूरे एफर्ट डाले। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, ठीक है ना। इसमें मतलब अगर मैं आपकी जगह होता और मैं ऐसा पेपर दे रहा होता तो मेरे भी आप वाले ही मार्क्स आते। ये नहीं कि हम कोई बहुत छप्पर फाड़ करके नंबर ले आते, वही लाते, क्योंकि पैनिक मोड के अंदर सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना होता है। और एक बच्चा जितना अपने आप को टेम्परामेंट को मेंटेन करते हुए कर सकता है, आई थिंक हर बच्चे ने अपना बेस्ट दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट मत लाओ, अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत लाओ कि हम लोग क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आप किसी भी टाइम मेरे से बात कर सकते हो टेलीग्राम पे, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए मेरी तरफ से हेल्प अवेलेबल रहेगी। कुछ आपको फ्यूचर के लिए पूछना है आप पूछ सकते हो। तो मार्क्स की समरी ये रही, 530 मार्क्स तक मेरे हिसाब से इस साल कट ऑफ आपकी रहनी चाहिए। अब आगे की प्रिपरेशन कैसी होगी, जिन बच्चों को आगे की प्रिपरेशन करनी है, जिनके 450 460 470 मार्क्स हैं, बहुत एफर्ट डालने के बाद भी, देखो ये तो तय है, ठीक है ना, ये तो तय है कि अब आपको इस
न्यू पैटर्न के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। वो आदत छोड़नी पड़ नहीं सर ये प्रॉब्लम तो हाई लेवल का है हम नहीं करते, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम तो सिर्फ एनसीईआरटी का हम सिर्फ इसको कर लेते हैं, सिर्फ हम फॉर्मूला बेस कर लेते हैं, नहीं, आपको फॉर्मूला बेस्ड भी करना पड़ेगा, आपको टेक्निक्स भी सीखनी पड़ेंगी, आपको शॉर्टकट भी सीखना पड़ेगा, आपको बेसिक से एडवांस तक सब कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ नया मैं आपके लिए लाऊंगा बट अभी वो वक्त नहीं है। आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि इस बार सक्षम लाइफ के अंदर क्या मैं करने वाला हूं जो बिल्कुल मतलब न्यू पैटर्न के हिसाब से रहेगा और मेरे ख्याल से एक आम बच्चे को स्ट्रांग बनाने के लिए उससे स्पेशल बैच नहीं होगा, ठीक है। बट वो अभी टाइम नहीं है, वो हम नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, उसमें मैं अनाउंस करूंगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, ठीक है ना, आपने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया, ठीक है। और 530 540 के ऊपर अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, जस्ट अब ये वो टाइम है कि आप रिलैक्स करो थोड़े दिन तक, अपने पेरेंट्स से बात करो, टीचर्स से बात करो और फ्यूचर की प्लानिंग आप डिसाइड करो, ठीक है ना। ये वक्त पैनिक का नहीं है, ये वक्त आपने जो हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ पूरे साल भर तैयारी करी है उसको थोड़ा सा सिट बैक, रिलैक्स और अपनी एनर्जी अपने अंदर लाओ। मेरे ख्याल से आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और आपको आगे का पर्सपेक्टिव भी पता चलेगा कि आगे आपने क्या करना है। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच और आगे के आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि हम आगे कैसे तैयारी करने वाले हैं। थैंक यू।